हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे CUSET 2018 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल सोल्यूशन पार्ट 3। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का हमारा लास्ट वीडियो होगा इस पेपर का। तो आज का जो हमारा थंबनेल है उसमें ये वे जो है ये फिजिक्स और मैथ्स, स्कूल ऑफ फिजिक्स और स्कूल ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट के बीच का वे है जो आपको लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेज डिपार्टमेंट तक ले जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड फाउंड बाय डिसॉल्विंग एलिमेंटल गोल्ड इन एक्वा रीजिया इज। तो एक्वा रीजिया क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर हम गोल्ड को एक्वा रीजिया में मिलाते हैं तो उसके वहां पर डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। एक्वा रीजिया हमारा HCl और HNO3 का 1:3 का हमारा मिक्सचर होता है, जिसमें कि हमारे गोल्ड और सिल्वर जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं वो भी इसमें सोल्यूबल होते हैं। तो वहां पर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिस कारण वो सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको इस रिएक्शन से देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है आपका जब आप गोल्ड को HNO3 में मिलाते हो तो जो ये नाइट्रेट आयन जो है HNO3 एसिड से और गोल्ड और प्रोटॉन्स एसिड से ये रिएक्ट करते हैं आपस में और ये गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं हमारा गोल्ड 3 पॉजिटिव आयन में, और वहां पर ब्राउन फ्यूम्स भी निकलती है NO2 की। एंड मतलब वो ब्राउन कलर का आप वहां पे देख सकते हो, ब्राउन कलर वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में जो आपका गोल्ड 3 पॉजिटिव आयन है ये हमारा क्लोराइड आयन के साथ में टेट्रा क्लोरो ऑरोनिक आयन बना लेता है। और ये हमारा टेट्रा क्लोरो ऑरोनिक आयन जो होता है ये फिर प्रोटॉन के साथ में हमारा क्लोरो ऑरोनिक एसिड बना लेता है, जो कि अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में है। सो द करेक्ट ऑप्शन is option A. Our next question is, the process in which metal ion is reduced to free metals is called। किस प्रोसेस में हम मेटल आयन से फ्री मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो हम रोस्टिंग, बेसिमराइजेशन, कंसंट्रेशन, स्मेल्टिंग, इन सब को हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग इज द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स टू मेटल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम मेटल ऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं तो हमें मेटल की ऑक्साइड मिलती है, फ्री मेटल नहीं मिलता। ऐसा ही एक प्रोसेस कैल्सिनेशन होता है जिसमें हम सल्फाइड ओर्स की जगह कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड मिलता है, उसे हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। ये प्रोसेसेस आप क्लास 10th की NCERT के 3rd चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। फिर है हमारा बेसिमराइजेशन, ये कन्वर्जन ऑफ आयरन टू स्टील होता है यानी कि एलॉय मेकिंग। और फिर आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जिसे हम गैंग बोलते हैं मेटलर्जी के लैंग्वेज में, उस गैंग को हम रिमूव करते हैं उसमें फ्लक्स ऐड करके। तो फ्लक्स प्लस गैंग मिलके हमें स्लैग बनाता है जिसे हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो हो नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए फिजिबल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्मेल्टिंग। और अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस in which metal ion are reduced to free metals. So the correct option is B, smelting. Our next question is, the wave number of the spectra line in the emission spectrum of hydrogen will equal to 8 by 9 times the Rydberg constant if the electron jumps from। Do this question very easily. It is very simple formula having this Rydberg constant and this principal quantum number n2 and n1। Guys, you can reverse the order। आप यहाँ पे जो है ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हो डिपेंडिंग के आप n1 और n2 किसे डिनोट करना चाह रहे हो। इस क्वेश्चन मेरे सोल्यूशन के केस में मैं n2 उस ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा हूं जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहा है, यानी कि n1 मेरा वो ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले है। आप जब इस n1 और n2 के सिंबल्स के अगर मीनिंग को आप रिवर्स कर रहे हो तो फिर आपको ये ऑर्डर भी रिवर्स करना होगा। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो कि हमें जो वेव नंबर चाहिए, हमारा वेव नंबर आना चाहिए 8 by 9 टाइम्स द रिडबर्ग कांस्टेंट। मतलब आप एक बार क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेव नंबर जो है स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो हमारा वेव नंबर 8 by 9 टाइम्स है रिडबर्ग कांस्टेंट का। तो वेव नंबर की जगह 1/λ की जगह हमने 8 by 9 आर वैल्यू पुट करी और यहाँ पर
राइट हैंड साइड में जो आर हमारा जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो हमारे इस आर रिडबर्ग कांस्टेंट से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे 8/9 मिलेगा। अब अगर आप इन चारों ऑप्शंस में कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे, आप चारों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि हमारा जो 8 वो मेरा डी नहीं होगा, बी होगा, है ना। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे n2 की वैल्यू 1 रखेंगे और n1 की वैल्यू अगर आप 3 रख दें तो ये हमारे यहाँ पे फिजिबल हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, our next question is number of nodal planes in pp anti-bonding orbital. Guys, this question is also of class 11 chapter 4 chemical bonding. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पे बस दो p ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ध्यान में रखना है। ये हमारे दो p ऑर्बिटल हैं। अगर हम इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा और वहां पर इस तरह के दो नोडल प्लेन्स होंगे। नोडल प्लेन्स क्या होता है गाइस? नोडल प्लेन्स वो एरिया, वो जोन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम या फिर 0 होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जब इस तरह के जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे जब मिलते हैं डिफरेंट सिमेट्री के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच का जो एरिया होता है वो हमारा नोडल प्लेन कहलाता है। और हमारे यहाँ पर जब हम पी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि यहाँ पर दो इस तरह के नोडल प्लेन होते हैं। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। Our next question is for acetyl acetonato EC ligand, which of the following is correct? आपको यहाँ पे EC ligand जिसे कि एसिटाइल एसिटोनेटो भी कहते हैं उसके बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले तो हम एसिटाइल एसिटोन को देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव आयन और लें और उसको डीलोकलाइज करें तो वो हमारा हमें एक लिगेंड देगा एसिटाइल एसिटोनेटो, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में EC भी लिखा जाता है। और इसका मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन इस तरह से दिखाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये लिगेंड हमारा क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो बाइडेंटेड, तो यानी कि ऑप्शन 1 तो हमारा कैंसिल हो गया। और फिर हम देखें तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस पे 1 नेगेटिव यानी कि मोनो नेगेटिव। तो बाइडेंटेड मोनो नेगेटिव हमारे बी और सी ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन में जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रखे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन डोनर एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। Our next question is the number, sorry guys for the spelling mistake, the number of isomers having non-zero dipole moment for PCl2F3 in the trigonal bipyramidal geometry is। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PCl2F3 की स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि PCl2F3 की कितनी स्ट्रक्चर्स में डायपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं होगा। और ध्यान रखना है कि हमारी जो ज्योमेट्री रखनी है हमें वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल रखनी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे। अगर आप इसमें देखें पहले वाले और दूसरे वाले और तीसरे वाले को अगर आप कंपेयर करें तो थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा डायपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें क्लोरीन और क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम हमारे एक्सियल पर हैं जो कि एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। और वैसे ही हमारे जो इक्वेटोरियल पर जो 3 फ्लोरीन एटम्स है वो 120 डिग्री पर होने की वजह से उनका डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। तो हमारे जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंदर हमारा डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। लेकिन अगर आप दो अदर स्ट्रक्चर्स देखें तो आप उनमें पाएंगे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है और ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 भी नहीं आएगी। और हमें क्वेश्चन में नॉन जीरो डायपोल मोमेंट के बारे में पूछा गया था। तो हमारे पास केवल 2 ही ऐसे इसके पॉसिबल आइसोमर हैं जहां पर नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Nessler's reagent is prepared by mixing a solution of potassium iodide with a solution of X and here the X is। तो आपको ये बताना है कि नेस्लर्स रिएजेंट को बनाने के लिए हम 2 सोल्यूशन का यूज करते हैं, एक पोटेशियम आयोडाइड और एक दूसरा सोल्यूशन X। तो X किसका सोल्यूशन होगा? तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा नेस्लर्स रिएजेंट होता है और इसका यूज क्या है? इसका यूज किया जाता है
अमोनिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ये पेल येलो कलर का एक रिएजेंट होता है और अगर आप इसमें अमोनिया डाल दें या फिर अमोनिया की प्रेजेंस में ये डीप येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पेल येलो से डीप येलो हो जाता है अमोनिया की प्रेजेंस में। और अगर अमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो ये ब्राउन कलर भी शो कर सकता है। तो इससे हमें अमोनिया की डिटेक्शन में हेल्प मिलती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारा मर्क्यूरी का आयोडीन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है और आप जानते हो पोटेशियम और आयोडीन तो हमें Ki से मिल ही जाएगा और हमें क्या चाहिए, मरकरी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मरकरी सॉल्ट कौन सा है, सी, ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट्स केमिस्ट्री चैनल। और इस चैनल का बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास अगले वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। थैंक यू।